जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति अलग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात करेंगे यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ने इसको पारित कर दिया है और 1 अप्रैल 2025 से सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी यानी कि केंद्रीय कर्मचारियों पर ये सीधे लागू हो जाएगा। और इसमें जो एनपीएस में ऑलरेडी थे तो वो अब शिफ्ट हो जाएंगे यूपीएस में, अगर होना चाहते हैं तो उनके ऊपर है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा गया है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें यूपीएस में आना चाहती है तो यूपीएस में आ सकते हैं। लेकिन यूपीएस में क्या क्या हमारे को यहाँ पर खामियां दिखती हैं जो कि सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, तो उसके बारे में एक बार बातचीत कर लेते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि यह कौन कौन सी यहाँ पर कमियां हैं। दोस्तों जैसे कि व्हाइट बोर्ड में आपको दिख रहा है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस में सुधार की जरूरत, यानी कि यूपीएस में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो है यहाँ पर लमसम अमाउंट में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यानी कि हमको जो यहाँ पर एकमुश्त राशि जब हम रिटायरमेंट होते हैं तो वहां पर हमको अब एकमुश्त राशि मिलती है, उस पर यहां पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। जबकि यहां पर एनपीएस के अंतर्गत यहां पर 60% अमाउंट जो कॉपस में जमा होता है एनपीएस के अंतर्गत, यानी कि यहां पर यूपीएस में जो है 10% अमाउंट हम डिपॉजिट यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट यहां पर 18.5% यहां पर कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन यहां पर जो है एनपीएस के अंतर्गत 60% को हम विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि यहां पर यूपीएस के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकते। जो कि हमारा अमाउंट है यानी कि जो हमने कंट्रीब्यूट किया उसको हमें उस प्रकार से नहीं निकाल सकते जिस प्रकार से जो हमारा कंट्रीब्यूशन जो हमको चाहिए, जिसके हमको नीड है, उसको हम नहीं निकाल सकते। निकाल कितना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। अभी जो है 1/10 विड्रॉल फॉर एवरी मंथ एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस। यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि सरकार हर एम्प्लॉयज को उसकी 6 मंथ की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी प्लस डीए का 10% अमाउंट रिटायरमेंट के बाद जो है यहां पर लमसम अमाउंट के रूप में हमको देगी। इस प्रकार से हमको यह अमाउंट दिया जाएगा। जबकि हमको यहाँ पर किसी के घर में किसी की जरूरत होती है, जब रिटायरमेंट होता है उसके बड़े ख्वाब होते हैं, यहाँ पर कई जरूरतें होती हैं, लेकिन वो अमाउंट हमको नहीं मिलता है। जबकि जीपीएफ के अंतर्गत भी पहले जो होता था लेकिन वो पैसा हमको मिलता था। और एनपीएस के अंतर्गत भी 60% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इतना ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं, अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 10 ईयर्स 3 मंथ है यानी कि 10 साल 3 महीने है, तो उसे 10 साल की सैलरी प्लस डीए का 10% लमसम अमाउंट के रूप में यहां पर मिलेगा। तो इस प्रकार से मिलेगा। और एम्प्लॉयज का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिविजुअल को यहां पर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से जो गवर्नमेंट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कॉपस जो राशि जमा होती है, जो कि इंडिविजुअल का जो पैसा है, उसको यहाँ पर दिए जाने की जरूरत है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस प्रकार से यूपीएस के अंतर्गत हमारी पेंशन बनती है, उस पर एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, जैसे बोर्ड में हमने लिखा है, नोट में आपको लिख दिया है, हमने यहाँ पर लिखा है 10 ईयर से कम सर्विस वाले को यहाँ पर कोई भी पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट की जो यूपीएस की जो रूलिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मिनिमम 10 ईयर्स की सर्विस कंपलसरी है। 10 साल से कम सर्विस होने पर कोई भी पेंशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। यानी कि 10 साल से अगर आपकी सर्विस 10 साल सर्विस अगर आपकी हो जाती है, हमारी 10 साल सर्विस हो जाती है, तो यहाँ पर मिनिमम पेंशन 10,000 रुपए यानी कि अश्योर्ड पेंशन यहाँ पर गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन इस पेंशन में जो है यहाँ पर डीए डीआर भी लगेगा। लेकिन यह पेंशन जो है आपको इंतजार करना पड़ेगा कितने साल का, सीधे 60 साल के बाद भी यहाँ पर पेंशन लागू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर क्वालिफाइंग सर्विस जो है, यहाँ पर जो क्वालिफाइंग सर्विस रखी गई है 25 साल रखी गई है। आपको 25 साल सर्विस करनी है। इस प्रकार जब आप 25 साल सर्विस कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर फुल पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है यहाँ पर 50% पेंशन का, यानी कि 50% फुल पेंशन है तो 50% पेंशन यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 50% जो है यहाँ पर दिया जाना है। तो 50% बेसिक प्लस डीए का जो है 50% दिया जाना है। तो क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल होनी चाहिए। यानी कि 20 साल में अगर कोई ज्वाइनिंग लेता है तो 20 और 25 यानी कि 25 साल अगर सर्विस करता है तो 20 में 25 जोड़ेंगे तो 45 साल, यानी कि वो 25 साल सर्विस सीधे 45 साल में कर जाएगा। यानी कि वो हकदार हो जाए पेंशन का।
अगर वो 45 साल में अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो 45 और 15 60 यानी कि 15 साल का और इंतजार करना पड़ेगा उसको पेंशन पाने के लिए। वैसे ही अगर कोई 30 साल में अगर ज्वाइनिंग लेता है तो उसकी 25 साल सर्विस 55 साल में होती है। तो अगर 55 साल में अगर वो वीआरएस ले लेता है तो वीआरएस लेने के बाद उसके जो है यहाँ पर 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा यानी कि पेंशन पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का 50% पेंशन उनकी फुल पेंशन कहलाएगी। इस प्रकार से उनको पेंशन 5 साल के बाद मिलेगी। तो यहाँ पर 25 साल सर्विस वाले को 50% पेंशन मिलेगी, बेसिक प्लस डीए का 50%, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बेसिक प्लस डीए का 50%। इस प्रकार से यहाँ पर पेंशन निर्धारित की गई है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, 25 साल सर्विस में अगर 50% ऑफ बेसिक प्लस डीए का, यानी कि 25 साल सर्विस होने पर बेसिक प्लस डीए का 50% मिलेगा। वैसे ही अगर 24 साल अगर सर्विस करता है, कोई वीआरएस ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, तो 48% जो है बेसिक प्लस डीए का यहाँ पर उसकी पेंशन बनेगी। वही 23 साल करता है तो यहाँ पर 46% उसकी पेंशन बनती है बेसिक प्लस डीए का। और 22 साल अगर करता है तो यहाँ पर 22 साल अगर यहाँ पर करता 22 साल अगर करता तो यहाँ पर कितनी होगी, 44%। तो 22 साल अगर करता है तो उसकी 44% यहाँ पर बेसिक प्लस डीए का पेंशन बनती है। 21 साल करेगा तो 42% बेसिक प्लस डीए का इतनी परसेंट बनेगी। और 20 साल अगर करता तो यहाँ पर 40% उसकी पेंशन बनेगी बेसिक प्लस डीए का। बेसिक प्लस डीए कौन सा, जिस समय वो रिटायरमेंट हो रहा होगा, यानी कि 12 महीने की जो उसकी सर्विस है उसके दौरान जो है उसका बेसिक प्लस डीए का यहाँ पर परसेंटेज है। और उसी प्रकार 15% अगर 15 करता है तो उसको 30% बेसिक प्लस डीए का। और 12 साल सर्विस करता है तो वीआरएस लेता है तो अब 24%। इस प्रकार से मिनिमम सर्विस जो है यहाँ पर मिनिमम सर्विस जो है यहाँ पर 10 ईयर्स से है। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन प्राप्त करने के लिए यूपीएस के अंतर्गत मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर पेंशन प्राप्त करने के लिए 10 साल सर्विस कंपलसरी होना चाहिए। 10 साल से अगर एक दिन भी अगर आपका कम है तो हम जो है यहाँ पर पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो सरकार ने निर्धारित की उसके पाने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार से हमको 20% यहाँ पर पेंशन मिलेगी। लेकिन वो पेंशन कब मिलेगी, जब हम 60 साल के हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा लूपहोल है। इस प्रकार से 50 अगर फुल पेंशन 25 फुल परसेंट बेसिक प्लस डीए का 50% होगा तो उसमें जो है यहाँ पर 50, यानी कि अगर 25 साल में अगर 50% पेंशन मिल रही है बेसिक प्लस डीए का तो 10 साल में कितना मिलेगा, 20%, यानी कि 20/100। तो ये इसको करेंगे कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 10। इस प्रकार से सरकार ने ये निर्धारित किया है कि यहाँ पर 10,000 पेंशन मिलेगी, मिनिमम एश्योर्ड पेंशन यहाँ पर मिलेगी। ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पहले रिटायरमेंट ले रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंतजार तो लंबा करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा लूपहोल है जो कि यहाँ पर वीआरएस लेंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस जो लेंगे, जो कि सरकार को इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। अगर 55 साल में अगर कोई रिटायरमेंट ले रहा है, यानी कि 5 साल का उसका इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि उसको बच्चे पढ़ाने हैं, अपने बच्चों की शादियां करनी है, घर बनाना है, तमाम तरह के कार्य उनको करने हैं परिवार के। तो उस हाल में जब उनको यहाँ पर पैसे की जरूरत है 5 साल के इस ड्यूरेशन के बीच में, तो वहां पर उनको यहाँ पर ये पैसा नहीं मिलता है। कि यहाँ पर जो है सरकार को ये इंप्लीमेंट करने की जरूरत है वीआरएस के अंतर्गत कि वीआरएस लेते ही यहाँ पर तुरंत को पेंशन को लागू कर देना चाहिए, जबकि हमको लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो यहाँ पर सिविल कर्मचारी हैं वो लोग यहाँ पर सर्विस को कर जाएंगे, लेकिन जो डिफेंस फोर्सेस सिक्योरिटी पर्सनल है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, कोस्ट गार्ड है या किसी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से वो पर्टेन करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर सर्विस करना बहुत टफ होता है। अगर उनका प्रमोशन नहीं होता है तो एक ही रैंक में जो है उसको नौकरी करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि उसके लिए वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड होता है।
जो उसके करने में जो है उसका मोरल जो होता है डिमोरलाइज होता है, उसका डी कमजोर हो जाता है। इस प्रकार से उनके लिए बहुत हार्ड होगा। अगर कोई सिक्योरिटी पर्सन पैरामिलिट्री फोर्सेस का अगर जवान है, अगर वो 20 साल में, अगर 21 साल में अगर वो अपना रिक्रूटमेंट लेता है, तो अगर उसे 20 साल अगर सर्विस करता है तो 21 और 20 41 मैक्सिमम लगा लो 42 साल, 42 साल में अगर रिटायरमेंट लेता है यूपीएस के अंतर्गत, तो वीआरएस लेने पर उसकी पेंशन सीधे और इंतजार करना पड़ेगा उसको 19 साल के लिए। और वैसे ही अगर कोई 45 साल तक अगर करता है तो यहाँ पर 25 साल भी अगर वो सर्विस कर, अगर 20 साल में वो रिक्रूटमेंट ले लिया, 25 साल सर्विस कर ली, क्वालिफाइंग सर्विस, उसने पेंशन का हकदार पूरा कर लिया, बेसिक प्लस डे का 50%, 45 साल, तो पेंशन पाने के लिए फिर भी उसको यहाँ पर 15 साल का इंतजार करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा लूपहोल है, यानी कि पेंशन को उसे तुरंत ही लागू कर देना चाहिए। दोस्तों और लूपहोल को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, यूपीएस में क्या क्या यहाँ पर खामियां हैं जिसको यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक बार पहले ओपीएस को समझ लेते हैं। जीपीएफ में क्या होता था, जीपीएफ पहले जीपीएस के जरिए पेंशन में हम लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिलता था जीपीएफ के द्वारा। ओपीएस में जीपीएफ कर्मचारी के मूल वेतन का 10% यहाँ पर कटता था, यानी कि जो उसका बेसिक पे होता था उसका यहाँ पर जीपीएफ में 10% कटता था। उस रकम पर 8% से ज्यादा का ब्याज जो है वहां पर जो है 8% से ज्यादा यहाँ पर हमको इंटरेस्ट मिलता था। और जब व्यक्ति रिटायर होता था तो रिटायरमेंट के वक्त पूरा पैसा बिना टैक्स कटे यहाँ पर वापस हो जाता था, जबकि यूपीएस में ऐसा नहीं है। यूपीएस में केवल और केवल हमको यहाँ पर 60% पर टैक्स में यहाँ पर रिलीफ मिलता है, रिबेट मिलता है, जबकि जो 40% अमाउंट होता है उस पर यहाँ पर हमको टैक्स में कोई भी रिबेट नहीं मिलता है, कोई रिलीफ नहीं मिलता है, यहाँ पर हमको टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर एक लॉस है। अगर यहाँ पर दूसरा एक चीज है कि अगर किसी कर्मचारी कोई इंप्लॉइज है, अगर उसकी यहाँ पर सर्विस के दौरान यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ वाले केसेस में उसका क्या होता था, ओपीएस में 10 साल तक उसको फुल पेंशन मिलती थी। किसको मिलती थी, यानी कि उसके जो अनोखे होता था, अगर वो मैरिड है तो अनोखे नेक्स्ट ऑफ किन को मिलता था, यानी कि उसकी स्पाउस हो सकती है। अगर उसकी शादी नहीं है तो उसके अनोखे कौन होंगे, मदर और फादर होंगे। तो इस केस में मदर और फादर जिस समय वो रिक्रूटमेंट लिया होगा तो उसने वहां पर उसको विल, जिसको अपना विल सौंपा होगा, तो उस प्रकार से उसको यहाँ पर आश्रित को 10 साल तक कंटिन्यू यहाँ पर फुल पेंशन मिला करती थी, और 10 साल बाद उसको 30% पेंशन ऑथराइज हो जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि यहाँ पर जो है, और अगर पेंशन की डेथ होने पर यहाँ पर जब कोई पेंशनर रिटायरमेंट हो जाता तो पेंशनर की अगर डेथ हो जाती है तो अनोखे यानी कि नेक्स्ट ऑफ किन यानी कि उसकी आश्रित, उसको यहाँ पर जो है यहाँ पर 30% यहाँ पर उसको पेंशन मिलती थी। लेकिन यहाँ पर यूपीएस के अंतर्गत जो है 60% फुल पेंशन, 60% जो है यहाँ पर पेंशन दी जाएगी अनोखे नेक्स्ट ऑफ किन स्पाउस को दी जाएगी, यानी कि फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। लेकिन वहां पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आश्रित को दी जाएगी। आश्रित उसके बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन पिछले वाले केसेस में जो है आप जब तक 25 साल के नहीं होते हैं तब तक आपको पेंशन देने का हकदार होता था, जो कि गवर्नमेंट पेंशन देती थी ओपीएस के अंतर्गत। और जो 100% डिसेबल्ड जो बच्चे होते थे, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वहां पर भी उनको पेंशन देने का राइट होता था। और नंबर दूसरा, जो वे डिसेबल्ड की बात अगर कोई लड़की अगर डिसेबल्ड है, अगर वो मैरिड भी हो जाती है, यानी कि उसकी शादी हो जाती है और वो दूसरे घर चली जाती है, तो उस वाले केसेस में उसकी पेंशन फिर भी नहीं रुकती थी। लेकिन अब यूपीएस के अंतर्गत ये प्रावधान को बिल्कुल हटा दिया गया। जो रूलिंग बनी है यूपीएस की, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, केवल और केवल लिखा है कि फैमिली पेंशन के रूप में 60% जो है यहाँ पर अमाउंट जो है उसकी वाइफ अनोखे स्पाउस को यहाँ पर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा लूपहोल है, यानी कि फैमिली पेंशन को भी यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वीआरएस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो टैक्स का रिबेट है ये चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। और तो ये सारे जो हैं, ये जितने मैंने आपको ये इंप्लीमेंट बताया, मेरी आप जो वीडियोस मैंने बनाई आपको मैं समझता हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ऐसे ही प्यार बनाते रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।